Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. Okay, look at exercise 3.2, question number 7. The question is like, if the cost of a book is rupees 29.75, the cost of one book is given as rupees 29.75. Find the cost of 32 such books, and you have to find the cost of 32 books. Okay, for a moment, if suppose that I ask you, you went to a shop to purchase a book and the cost of that book is rupees 10. आप शॉप पर गए एक बुक ख़रीदने के लिए और एक बुक की कॉस्ट शॉपकीपर ने बताई 10 रुपीज़ है. नाउ यू वॉन्ट टू बाई बुक्स फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल एंड यू हैव टू बाई 3 सच बुक्स. आपको 3 ऐसी ही और बुक्स भी ख़रीदनी है, तो उनका कॉस्ट कितना होगा? 30 होगा. हाउ डू यू नो 30 होगा? कैसे पता चला आपको 30 होगा? आपने क्या किया? You have multiplied the cost of one book by the number of books you have to purchase. आपने क्या किया? एक बुक की कॉस्ट को नंबर ऑफ बुक्स जितनी आपको परचेस करनी थी उससे क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया. जस्ट अ मिनट. ओके, व्हाट यू डिड, हमने क्या किया? एक बुक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ बुक्स से जितनी हमें परचेस करनी थी. सो हियर ऑल्सो वी हैव द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट द कॉस्ट इज़ गिवन इन द डेसिमल्स. जो आपका कॉस्ट दिया है एक बुक का, वो किस में दिया हुआ है? डेसिमल्स में दिया हुआ है. सो हियर द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 29.75 रुपीज़ एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 बुक्स. तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? Yes, we are going to multiply the cost of one book by the number of books. So we will multiply 29.75 by 32. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 32 बुक्स मिल जाएगा. हो जाएगा ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़. Look at the exercise 2.4 and question number 5 of that exercise. देखते हैं. The question is like, the cost of 4 1/4 kg of sugar is rupees 68. It is given that the cost of 4 1/4 kg of sugar is rupees 68. Now you have to find the cost of 1 kg of sugar. आपको फाइंड क्या करना है? 1 kg शुगर का कॉस्ट यहाँ पर बताना है. सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ सपोज दैट यू वेंट टू अ शॉप टू बाई शुगर एंड यू परचेज 3 kgs of sugar. And 3 kgs of sugar, for that you paid rupees 30 to the shopkeeper. To buy 3 kgs of sugar you have paid rupees 30 to the shopkeeper. Now your friend is going to the same shop to buy this sugar. Now he wants to buy only 1 kg of sugar. आपने क्या किया? 3 kg शुगर लिया जिसके लिए आपने 30 रुपीज़ पे किया. आपका फ्रेंड सेम शॉप को जाता है, सेम शॉप को जा करके उसे सिर्फ 1 kg शुगर चाहिए. हाउ मच अमाउंट विल ही पे? कितना पैसा देगा वो? हाउ डू यू नो 10 ही देगा? कैसे पता आपको 10 देगा? हाँ, यस, वी विल डिवाइड दिस अमाउंट 30 बाई 3 kgs. ठीक है, जो टोटल अमाउंट उसने पे किया और जितना केजी उसने लिया था उससे डिवाइड कर देंगे. फ्रॉम हियर वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर. इन द सेम वे, जस्ट दिस इज़ इन द फ्रैक्शनल फॉर्म.
you bought 1/4 kg of sugar. For that you have paid rupees 68. Now you want to buy only 1 kg. How much do you have to pay? तो क्या करोगे आप, टोटल आपका अमाउंट है 68, ठीक है, टोटल अमाउंट आपने पे किया है 68 और जितना केजी शुगर ख़रीदा है उसी से इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. सो दिस यू विल गेट एज 68. जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके? येस, वेरी गुड. इट विल कम एज 17/4. अब इसको डिवाइड कर लेंगे. हमने सीखा था तो रैशनल नंबर्स में डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स में 68 डिवीज़न के प्लेस में मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 17 से कितने टाइम्स जाएगा ये? yes, 4 times. We got it as 16. It means the cost of 1 kg of sugar is rupees 16. 1 kg शुगर का प्राइस कितना है? 16 रुपीज़ है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 2.4. ओके, question number 5th of exercise 2.4. fine. Look at the exercise 2.4, question number 5. The product of a fraction and the sum of 2 3/4 and 3 whole 1/2 is 5. क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, एंड द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस इज़ 5. एक फ्रैक्शन का प्रोडक्ट और इन दोनों फ्रैक्शन का सम कितना है? 5 है. फाइंड द फ्रैक्शन. आपको वो फ्रैक्शन फाइंड करना है. देखते हैं. लेट दैट फ्रैक्शन बी x. द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ 2 3/4 and 3 1/2 is given as 5. You have to find the fraction. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज x इंटू, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? एंड इसको करेंगे तो 7/2. दिस इज इक्वल्स टू 5 x into, take the LCM, it will come as 4. मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप जैसे करते हो अपने प्रोसेस से कर सकते हो. x into 11 plus 14 25/4 equals to 5. राइट. अभी ये RHS में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो इधर जा कर के डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. दिस विल कम एज 5 divided by 25/4 and this is equals to 5 into 4/25. cancel it. We got the answer as 4/5. Yes, next question. Okay, look at the question number 8 of exercise 3.2. Look at exercise 3.2, question number 8 of that exercise. The question is like, find the area of a rectangle whose length is 18.60 meter. Length is given as 18.60 meter and breadth is given as 7.05 meter. You have to find the area. First of all, can you tell me what is the area of rectangle? Area of rectangle कैसे फाइंड करते हो? एक rectangle है, yes, इसका breadth और length given है, then area is given by length into breadth. So from here the area of the rectangle is, length is given as 18.60 meter and breadth is given as 7.05 meter.
So multiply these two numbers. After multiplying you will get the answer in मीटर स्क्वायर. जस्ट डू रिमेंबर दैट एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, हमेशा स्क्वायर में ऐसे लिखा जाता है या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the exercise 1.4. In that question number 1, the question is like the product of two integers is 270. The product of two integers is given as 270. मतलब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके 270 आ रहा है. वन ऑफ द इंटीजर इज -18. नाउ एक्स और वाई की प्लेस पे कोई भी एक इंटीजर क्या है, -18 है. वन ऑफ द इंटीजर इज -18, तो हम सपोज कर लेते हैं माइनस एक्स क्या है हमारा, -18 है. Find the other integer. You have to find the other integer. This kind of questions we have solved in the rational numbers chapter as well. So from here these two are multiplied together. इन दोनों को हमने एक साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. तो इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा. -18 से 270 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 से डिवाइड कर लो पहले, डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो. 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 30, 27. यू गॉट इट एज 30 बाई -2. माइनस भी है ना यहाँ पर, -2 आ गया. अगेन वी कैन कैंसिल इट आउट. 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30. We got the answer as 15 by -1 and we can write it as -15. So another integer is -15. Next question. Look at exercise 1.4. Exercise 1.4 देखो. Question number 4. It says that a shopkeeper earns a profit of ₹1 on selling one pen. एक शॉपकीपर है, एक पेन को सेल करता है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, ₹1 का प्रॉफिट मिलता है. मतलब अगर एक पेन 5 रुपीज़ की है तो वो कितने में बेच देता है, 6 रुपीज़ में बेच देता है और ₹1 का प्रॉफिट ले लेता है. एंड सफ़र्स अ लॉस ऑफ 30 पैसे ऑन सेलिंग वन पेंसिल. और अगर एक पेंसिल को बेचता है तो उसको लॉस होता है, कितना लॉस होता है, 30 पैसे का लॉस होता है. 30 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे. ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 3/10 रुपीज़ आ गया. तो मतलब वो एक पेंसिल अगर बेचता है तो उसको इतने का लॉस हो जाता है और अगर एक पेन बेचता है तो ₹1 का प्रॉफिट हो जाता है. इन अ पर्टिकुलर मंथ, किसी एक मंथ में क्या हुआ, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5. अब किसी मंथ में क्या हुआ, एक मंथ में उसको टोटल पेन और पेंसिल उसने दोनों बेचने के बाद ₹5 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ. इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन्स. उस मंथ में हुआ क्या था, उसने क्या किया था, 40 पेन्स को सेल किया था, 40 पेन उसने बेचे थे. हाउ मैनी पेंसिल्स डिड ही सेल इन दैट पीरियड. हमें बताना क्या है, उसने कितनी पेंसिल्स उस मंथ में बेची हैं. अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो. एक शॉपकीपर व्हेन ही सेल्स वन पेन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ ₹1. उसको ₹1 का प्रॉफिट होता है. मतलब उसने अगर पेन 5 रुपीज़ में ख़रीदी है तो 6 रुपीज़ में बेच रहा है, इसलिए उसको ₹1 का प्रॉफिट हो जा रहा है. If he sells one pencil, he get the loss of 3/10 rupees, that is 30 पैसे.
एक पेंसिल बेचता है तो उसको 30 पैसे का लॉस हो जाता है। अब 1 मंथ में क्या हुआ, उसने क्या बेचा है, उसको टोटल 5 रुपीज़ का लॉस हुआ जब उसने 40 पेन्स बेचे, और कितनी पेंसिल्स बेची हमें नहीं पता है। ठीक है, 1 मंथ में उसने 40 पेन्स बेचे हैं और कितनी पेंसिल्स बेची हमें नहीं पता, बट उसको टोटल लॉस कितना हुआ है, 5 रुपीज़ का हुआ है, ये हमें पता है। अब सपोज़ कर लेते हैं हम, अगर वो 40 पेन्स बेच रहा है और पेंसिल्स उसने हमें नहीं पता, तो हमने सपोज़ कर लिया एक्स पेंसिल्स बेची है, 40 पेन्स बेचा है प्लस एक्स पेंसिल्स बेचा है, तो उसको क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जब 40 पेन बेचेगा तो हर एक पेन पे उसको 1 रुपये मिलेंगे, और एक्स पेंसिल्स बेचेगा तो हर एक पेंसिल पे कितना पैसा माइनस हो जाएगा, 3/10 रुपीज़ हर एक पेंसिल बेचने पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, यहाँ पर दोनों का अगर प्रॉफिट और लॉस जोड़ लें तो क्या आ रहा है, उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, मतलब -5 हो गया। लॉस मतलब इट्स इन नेगेटिव, प्रॉफिट मतलब वो क्या हो रहा है, हमारे अमाउंट में ऐड हो रहा है। तो टोटल क्या हो रहा है, उसको 5 रुपीज़ का लॉस मतलब क्या हो गया, ये -5 हो गया। ठीक, अभी एक पेन के ऊपर उसको प्रॉफिट मिल रहा था 1 रुपीज़ का, मतलब हर एक पेन बेचने पे उसको +1 रुपीज़ मिल रहे थे। अब हर एक पेंसिल बेचने पे क्या हो रहा है, उसको कितना मिल रहा है, -3/10 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब इतना पैसा उसका उसमें से माइनस हो जा रहा है। एक पेंसिल बेचने पे -3/10 हो रहा है, तो एक्स पेंसिल्स बेचने पे x इंटू -3/10 का लॉस होगा। एक पेन पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 पेन्स पे 40 इंटू 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, बट ओवरऑल उसको लॉस सफ़र करना पड़ रहा है कितने रुपए का, -5 रुपीज़ का, मतलब 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो हमने उसको -5 लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू एक्स इज़ -3x/10 इक्वल्स टू -5। ये इसके साथ क्या है, ये इधर जाएगा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया -3/10x इक्वल्स टू -5 -40। ये हो गया -3/10x इक्वल्स टू माइनस प्लस, बट साइन इज ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो दिस इज -45। नाउ -3/10 एंड x आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो -45 डिवाइडेड बाई -3/10, दैट इज़ नथिंग बट x इज इक्वल्स टू -45, इन प्लेस ऑफ डिवीज़न वी विल राइट मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/-3। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 15 सा 45, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 15 इंटू 10 इज़ 150। इसका मतलब क्या है, उसने उस मंथ में कितनी पेंसिल्स सेल की थी, 150 पेंसिल्स को उसने सेल किया था। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, +1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लॉस क्या है, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस मतलब अमाउंट क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, कम हो रहा है। प्रॉफिट मतलब क्या है, अमाउंट ऐड हो रहा है, प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेन बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट, एक पेंसिल बेचने पर 3/10 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तो हमने बस यही लिख दिया, 40 पेन्स बेचा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 40 इंटू 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और पेंसिल्स हमें नहीं पता हमने कितनी सेल की थी, तो हर एक पेंसिल पे -3/10 रुपीज़ आपका माइनस हो रहा है। तो एक्स पेंसिल्स को सेल करने पे x इंटू -3/10 रुपीज़ आपका माइनस हो जाएगा। बट ओवरऑल लॉस आपका कितने का हो रहा है, -5 रुपीज़ का। मतलब इन दोनों का अमाउंट अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपके पास आपके टोटल अमाउंट में से भी पैसे चले जा रहे हैं, -5 रुपीज़ आपको मिल रहा है, लॉस हो गया आपको। तो यहाँ पर माइनस, जैसे इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। इसका मतलब x था क्या, हमारा नंबर ऑफ़ पेंसिल्स जितनी हमने सेल की थी उस मंथ में। तो कितनी सेल की थी हमने, 150 पेंसिल्स को सेल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, problems. Look at the question number 3 of exercise 1.3.
फॉर दैट यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडमास रूल। आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए। बॉडमास रूल क्या है आपका? इससे हमें पता चलता है कि हमको किस सीरीज़ में सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफाई करना है इक्वेशंस को। बी स्टैंड्स फॉर, बी का मतलब क्या है? यस, बी का मतलब है ब्रैकेट्स। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। और इन मैथमेटिक्स व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ? अगर कहीं पे ऑफ लिखा है उसका मतलब क्या है? ऑफ, यस, कहीं पर भी ऑफ लिखा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। डी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। एम स्टैंड्स फॉर, यस, मल्टीप्लिकेशन। A stands for addition and S stands for subtraction। तो आपको इसी वे में, इसी सीरीज़ में आपको अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हम लोग आप इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स, आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इन द लास्ट वी सॉल्व कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। सो क्वेश्चन देखो यहाँ पर है आपका, लुक एट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ बिट। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ बिट देखिए। दिस इज -56 divided by -8 plus -7 divided by 7. So let's simplify the brackets at first. पहले bracket simplify करते हैं। So here -56 divided by -8 कितना आएगा? -56 divided by -8, what will be the quotient? quotient कितना आएगा? कोई भी बताओगे? yes, 7. minus and minus will get cancelled, 8 ones are 8, 8 sevens are 56, so we will get the quotient as 7। यहाँ पर 7 आ गया, प्लस -7 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा? -7 divided by 7, what will be the quotient? It's -1, yes, it's -1. Just open the brackets, 7 plus minus is -1 and we will get the answer as 6. Look at the page number 14, example number 2, in that question number 3. Page number 14, example 3, third bit. It's given as -32 divided by -12 plus 8. Is simplified. First of all, we are going to simplify the brackets. -32 divided by -12 and plus 8 क्या आएगा? Yes, it is -4. It is -4 because plus and minus is minus, so we are going to subtract them. 12 minus 8 is 4, but sign is always of the greater number.
and the greater number is 12, so the sign will be in minus. Now just open the brackets. This is minus 32 divided by minus 4. So here you divide these two. What will be the quotient? Yes, the quotient will be 8 and 8 is our final answer. 8 हमारा final answer है. Exercise 1.3 question number 6. Look at exercise 1.3 question number 6. Give 3 examples to prove that if P and Q are two integers, then P divided by Q is not necessarily an integer. आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल्स देने हैं जहाँ पर आप ये प्रूव कर सको इफ़ P and Q are two integers, P and Q आपके दो नंबर्स या फिर दो इंटीजर्स हैं, बट व्हेन वी डिवाइड P and Q देन वी डू नॉट नेसेसरली गेट इंटीजर. मतलब इनका जो कोशेंट आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि एक इंटीजर ही हो. ये आपको प्रूव करना है एग्जाम्पल दे करके. सी इफ़ सपोज दैट वी कंसीडर एन एग्जाम्पल इन विच द P इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज़ एन इंटीजर. 5 आपका एक इंटीजर है. Q इज़ इक्वल्स टू -10. मैंने अपनी मर्ज़ी से नंबर सपोज कर लिया है. Q इज़ इक्वल्स टू -10 एंड -10 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. डिवाइड करते हैं P डिवाइडेड बाई Q, that is 5 divided by -10. We can write it as 5 divided by -10. Just divide them. What will be the quotient after you divide these two? Here instead of this is -1/2. So here instead of getting an integer after dividing these two numbers, we are getting a fraction. यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक इंटीजर नहीं मिल रहा है. क्या मिल रहा है? एक रैशनल नंबर मिल रहा है. मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सो फ्रॉम हियर वी हैव प्रूव दैट इफ P and Q are integers, then it is not necessary that if we divide P and Q we again get a integer as a quotient. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको डिवाइड करने पर हमें फिर से इंटीजर ही मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता. ऐसे आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो जिनको डिवाइड करके आपका क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म आ रहा है, डेसिमल फॉर्म आ रहा है. और सिंप्लीफाई दिस थिंग. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड थर्ड बिट. 576 divided by -24. Solve it fast. Let's see who do it first. देखते हैं कौन पहले करता है. Simplify it and let me know. 576 divided by -24. Yes, you are right. The answer is -24. One more question. Try it out. I am writing the question. What is 1/3 of 3/2/9? 1/3 of 3/2/9 कितना होगा? Solve it and let me know. Just write 1/3 in place of you have to write multiply and write it in improper fraction. So it is 29/9. Just multiply numerator by numerator. 29 into 1 is 29 and 9 3s are 27. In the denominator we got 27. As it is a improper fraction, just convert it into the mixed fraction. Mixed fraction में convert कर लो. कैसे करते हैं? 29 को 27 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम से आएगा. 9 - 7 is 2. तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं. तो यहाँ पर 1 आपका होल, जो रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाता है.
जो आपका डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. सो हियर यू विल गेट एज 1 2/27 इज़ योर फाइनल आंसर. फाइन.